अम्मा का दांत। बहू, आज रात में मेरे लिए खिचड़ी बना देना, क्योंकि रोटी मेरे मसूड़े से नहीं टूटता है। बिना दांत के रोटी को घुलाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ हाँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि आपकी फरमाइश पूरी करती रहूँगी। अम्मा सिर्फ इतना ही बोली थी कि मानो बहू रीमा अम्मा को खरी खोटी सुनाने को बैठी थी। मेरा तो किस्मत ही खराब था जो इस घर में बहू बनकर आई। जब से इस घर में आई हूँ शांति नहीं मिली। अम्मा बोली, बहू परेशान मत हो, थोड़ा सा दूध में रोटी तोड़ देना, मैं खा लूँगी। दूध? दूध का तो नाम मत लीजिए अम्मा। दूध तो मैं उतना ही लेती हूँ जितना ज़रूरत होती है। 2 टाइम चाय भी पिएंगी और आप दूध रोटी भी खाएंगी, यह कहाँ से होगा? अम्मा बहू से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से चली गई। यह बहस शाम 7 बजे तक ख़त्म हो गई। रात को सभी लोग खाने बैठे। अम्मा को 2 सूखी रोटी और चटनी मिली। अम्मा किसी तरह एक टुकड़ा खा पाईं। जब रोटी नहीं खाई गई तो उन्होंने दोनों रोटियों को पानी में डाल दी। जब वह फूल गया तो बेस्वाद खाना किसी तरह निगल ली। उनका बेटा दिनेश सब समझ रहा था कि माँ को ये बेस्वाद खाना अच्छा नहीं लग रहा है। हिम्मत करके अपने पत्नी से बोला, कल से ज़्यादा दूध मंगा लिया करो। अब से अम्मा को रोज़ दूध रोटी दिया करो। तभी उसकी पत्नी रिया बोली, अरे इसका पैसा कौन देगा? तुम्हारी आमदनी भी तो उतनी नहीं है कि अपनी माँ को इस उम्र में दूध पिलाओ। दिनेश खींचते हुए अपनी पत्नी से बोला, अम्मा का जो पेंशन मिलता है ना, उसमें से पैसा दूध वाले को हम दे देंगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा चुपचाप सब सुन रही थी और पुराने ख्यालों में खो गई कि कैसे दिनेश के पापा अपने ज़िंदगी में कभी सूखी रोटी नहीं खाने दिया और आज बहू मुझे एक कटोरा दूध के लिए आफत मचा रही है। काफ़ी रात हो गई थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगली सुबह रिया ने रोटी बेलते हुए अपने पति दिनेश से पूछी, अभी अम्मा का पेंशन आई या नहीं? कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। दिनेश अखबार से नज़र उठाकर बोले, आज महीने की 10 तारीख हो गई। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसे खाते में आ जाता था। ज़रा देखिए तो क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूँ बैंक। दिनेश ने झुंझलाकर कहा, अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर चिढ़ गया और कहा जब पेंशन आएगा तो सबको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सबको मिल जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे सोमवार को जाऊंगा बैंक। अच्छा ठीक है, वह सब तो होते ही रहेगा। जल्दी खाना निकालो वरना ड्यूटी में लेट हो जाऊंगा। वैसे भी रास्ते में बहुत जाम मिल जाती है। दिनेश तख्त पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गए, खाना खाने की मुद्रा में। रिया रोटी और सब्जी निकाल कर देने गई। तभी दिनेश पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है कि अम्मा की पेंशन का इंतज़ार कर रही हो? क्यों, आपको मालूम नहीं है कि इस हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे ना। अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें, और खरीदना क्या है भला? आप मर्दों को क्या पता हम औरतों को कितना काम होता है। साल भर में एक बार अपने माँ के पास जाती हूँ। कम से कम माँ के लिए एक साड़ी तो लेकर जाऊंगी ही। पिछली बार भैया के बच्चे को कुछ नहीं दी थी। सोचिए भाई भाभी क्या सोचेंगे, भला कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्चा अलग। प्रिया के लिए एक ड्रेस भी खरीदना है। वहाँ पड़ोस में शादी भी है, जब वहाँ रहेंगे तो जाना ही पड़ेगा। मेकअप के कुछ सामान भी ख़त्म हो गए हैं, वह भी लेना है। आपको तो पता ही है ब्रांडेड मेकअप
कितनी महंगी आती है। दिनेश ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, रिया, क्या मालूम नहीं कि इस बार के पेंशन में अम्मा का दांत लगवाना है। पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइश से ख़त्म हो गई। इस पर रिया चिढ़ते हुए बोली, मेरी फरमाइशों में क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? घर में कितने खर्च हैं आपको तो कुछ पता नहीं रहता है। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम अपने लिए इतनी महंगी ड्रेस जो ऑनलाइन ऑर्डर की, उसकी क्या ज़रूरत थी? आखिर उस ड्रेस को एक बार ही पहनी और उसे बैग में रख दी। अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देते, लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनो तब ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं मायके ऐसे ही पहुंच जाऊं खाली हाथ? तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे, मेरा भी कोई शौक़ है। दिन भर हम यही चूल्हा चौका करते रहें तो सब लोग बहुत खुश होंगे। जहाँ एक फरमाइश करो कि सबकी बजट मैं ख़राब कर देती हूँ। शौक़? अरे बेचारी अम्मा पिछले 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही हैं। तुमने देखा नहीं कि कितनी दुबलाती चली जा रही हैं? तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुमको तो अपने शौक़ की पड़ी है। तो क्या करें बताइए? आपके 25,000 सैलरी में खर्चे पूरे होते ही नहीं हैं। कोई कितना समझौता करे? रिया, एक बात समझो, बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वह उन्हीं के भरण पोषण के लिए। लेकिन सोचकर बताना, अम्मा कभी अपनी पेंशन की बात करती है? उसका अपना खर्चा तो 200 रुपये महीने से भी अधिक नहीं होगा। सब पैसा तो तुम ही खर्च करती हो। बेचारी पिछले 2 महीने से इसी उम्मीद में बैठी है कि अब की उसका दांत लग जाएगा। आस पड़ोस में भी लोग उससे पूछते होंगे तो हर बार उसे शर्माना होता होगा। तो क्या हुआ, दांत नहीं लगा? कौन सा बुढ़ापे में उनको कहीं जाना है? 1 महीने और खिचड़ी खा लेंगी तो कौन सा आसमान टूट जाएगा भला? हाँ, उनके पेंशन मैं खर्च करती हूँ, तो उनकी देखभाल कौन करता है? सुबह से शाम तक उनकी फरमाइशें मैं पूरी करती हूँ। बहू पानी गर्म कर दो, बहू पैर दबा दो, बहू बाल बना दो। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। रिया अब अपमानित करने के तेवर में थी, तो दिनेश धीरे से बोला, मुझे पता है कि तुम कितना अम्मा का ध्यान रखती हो। और वहाँ से चुपचाप उठकर ड्यूटी के लिए निकल गया। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि दिनेश बखूबी जानते थे कि रिया वही करेगी जो उसका मन करेगा। सोमवार का भी दिन आ गया। दिनेश दोपहर को ड्यूटी से समय निकालकर बैंक से पैसा निकाल लाए और शाम को ड्यूटी खत्म करके घर पहुँचे। घर पहुँचते ही प्रिया ने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, पापा आ गए। रिया और प्रिया दोनों पहले से ही मार्केट जाने के लिए तैयार थे। बस दिनेश को 1 गिलास पानी देने और 1 कप चाय बनाने का काम बचा था। दिनेश ने कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब न रहा। वह भी मार्केट जाने के लिए तैयार हो गया। दिनेश ने बूझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और रिया और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े मार्केट की तरफ। रास्ते भर इसी गणित का कयास लगाते रहे कि यदि उनके 1 माह की तनख्वाह में अम्मा का एक दांत का सेट नहीं आता और अम्मा की पेंशन में से साड़ियों कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है, तो एक पेंशन इज इक्वल टू के सैलरी। मन में कहीं न कहीं यह भी चल रहा था कि ज़रूर रिया को अम्मा का ख्याल होगा। थोड़ी बहुत भी बचत होगी तो व्यवस्था करके अम्मा का दांत ज़रूर लगवा दूंगा। इसी उधेड़ बुन में कब बाजार आ गया दिनेश को पता भी न चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियाँ
और दुकान के चकाचौंध ने दिनेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। रिया के सामने साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन के कार्यकुशल चतुराई के सामने दिनेश की मायूसी एक स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि रिया ने एक दो साड़ियाँ दिनेश को दिखाने का प्रयास भी की, लेकिन दिनेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज़्यादा उसके कीमत पर था। रिया के 2-3 बार पूछने पर दिनेश ने तनिक खीनता से कहा, अरे मेरी पसंद और इच्छा का क्या मतलब, जब तुम्हें सब काम अपने ही मन का करना है। दुकानदार ने स्वागत में बाजार से चाय बिस्कुट मंगवाया। दिनेश ने ज्यों ही बिस्कुट अपने हाथ में लिया तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगे कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़े से नहीं खा पाती हैं बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी वैष्णो माता के दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने 2 इलायची दाना माँ को सुमिरन करके मुंह में डाली तो फिर उन दोनों को मुंह में घुमा घुमा कर घुलाने की कोशिश करने लगी। दांतों का बैरियर ना होने के नाते घुले हुए इलायची दाने का सफ़ेदी बाहर आने लगा। दिनेश ने झपटकर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ दिया कि कहीं पड़ोसी ना देख ले। अचानक दिनेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती प्रिया की जगह अम्मा बैठी है और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घूल कर बाहर निकल रही है। दिनेश को एकाएक बड़ी तेज घबराहट हुई। वह अपने गमछे को लेकर प्रिया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, प्रिया और रिया तीनों हैरानी से दिनेश की तरफ देख रहे थे। 2 साड़ी और 1 सूट पसंद करने के बाद दिनेश को यह अंदाज़ा लग गया कि पेंशन के रुपयों में से अब इतने रुपए नहीं बचने वाले कि इस महीने भी अम्मा का दांत लग पाए, क्योंकि दांत के बनवाई भी कम से कम 10,000 से कम नहीं लगने वाला था। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा हुआ है। मायके जाएगी तो कम से कम 2,000 रुपया मांगेगी और कुछ छूट-फूट बाजार तो अभी बची ही है। पूरी खरीदारी के बाद दिनेश के हाथ में बस 500 रुपये बचे थे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटने में शाम के 7 बज गए। रिया रसोई और सुबह मायके जाने की तैयारी में लग गई तथा दिनेश कुछ बेबस और कुछ गुस्सा लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी हुई थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त दिनेश ने रिया और प्रिया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चले गए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुँचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर दिनेश के पास चली आई। घर में दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ले ली। बेटा, मैं चाय बना दूं क्या? दिनेश ने बोला, नहीं अम्मा, मैं अभी ऑफिस से चाय पीकर आया हूँ। यदि आपको पीने का मन हो तो बना लीजिए। अच्छा तो रहने दो, 1-2 घंटे बाद बना लेंगे। फिर दोनों लोग बैठकर चाय का मज़े लेंगे। आज खाना क्या बनाए बेटा? माँ दिनेश के तख़्त पर बैठते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दो, वही खाकर सो जाएंगे। आपसे जो आसानी से बन सके वह बना दो। कहते हुए दिनेश की नज़र अपने आप झुक गई। खिचड़ी? अरे खिचड़ी कोई खाना है बेटा? दिन भर ऑफिस में काम किया है और रात को खिचड़ी खाकर सोएगा। अम्मा, आप तो पिछले 2 महीने से खिचड़ी खा रही हो, आप कैसे खा लेती हो, बताइए ज़रा। अरे मेरा क्या है, मुझे कौन बाहर काम करने जाना पड़ता है। इस घर को तुम्हें चलाना है और मेरा तो इस हफ्ते दांत लग ही जाएगा तो सभी खाना खाने लगेंगे। अम्मा के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक दिखाई दी
अब हर चीज़ का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से यह बात सुनकर दिनेश का हृदय बैठने लगा। वह अम्मा को पकड़कर बोला, अम्मा, इस बार भी आपको खिचड़ी ही खाना पड़ेगा। स्वर में लाचारी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। माँ बेटे की बेबसी समझ गई। खुद को संभाल कर बोली, तो क्या हो गया बेटा, क्यों मन उदास कर रहा है? 1 महीना बाद दांत लग जाएगा ना, कौन सा हमको गन्ने चबाने हैं? तुम्हारे पास बहुत खर्चा है बेटा। इस बार रिया भी अपने मायके गई है, उसका भी तो कोई शौक श्रृंगार है। दिनेश अम्मा का आत्मसंतोष देखकर टूट गए और अधीर होकर बोला, अम्मा, आप अपना बैंक का पासबुक अपने पास ही रखो। यह हमसे आपकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही। हमारे बस का आपका रुपया पैसा संभालना नहीं। और यह कहते ही दिनेश की आंखों से आंसू गिर गया। अम्मा तखत से उठकर दिनेश के सिर के पास खड़ी हो गई। अपने आंचल से दिनेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा बेटा, छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना उदास होता है? इतना सुनते ही दिनेश बच्चे की तरह फफक कर रोने लगा और अम्मा उनका पीठ थपथपाने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।